व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग का बिजनेस स्टडीज बहुत शानदार चल रहा होगा और आपने पिछले सभी चैप्टर्स के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, सभी चैप्टर्स के अच्छे से पोर्शन लिखे होंगे और समझे होंगे। आज हम आ चुके हैं हमारी किताब के अंतिम चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो मोस्ट प्रोबेबली ये दो वीडियोस में बनेगा, एक आज और एक कल। तो उम्मीद है आप लोग की बिजनेस स्टडीज अच्छी रही होगी। एज पर 20 डेज प्लान हम सारा सिलेबस कर रहे हैं और मैं प्लेलिस्ट में ऐड भी करता जा रहा हूं, तो अच्छे से करते चलना और पढ़ाई करते रहना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं शानदार चैप्टर को, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने एक शानदार चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था इंटरनल ट्रेड। यानी व्यापार अगर आपके देश के अंदर अंदर हो रहा है तो उसको आप इंटरनल ट्रेड बोलते हो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि आपकी देश से जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, अपनी कंट्री से बाहर माल बेचते हो या बाहर से माल खरीदते हो, तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या होता है हमारे पास डोमेस्टिक बिजनेस और क्या होता है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इज नोन एज डोमेस्टिक बिजनेस या नेशनल बिजनेस। इसको हम होम ट्रेड भी बोलते हैं या इंटरनल बिजनेस भी बोलते हैं या इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री, इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इसको हम एक्सटर्नल बिजनेस भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका मीनिंग है, आसानी से ये आप कर सकते हो। ये आता है इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या फर्क होता है हमारे पास डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में। सबसे पहले तो मीनिंग लिख देना। अभी मीनिंग पीछे पढ़ा आप लोगों ने। जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर हो रहा होगा उसको आप डोमेस्टिक बोल दोगे, बाहर चला जाएगा तो उसको आप इंटरनेशनल बोल दोगे। उसके बाद नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नेशनैलिटी का मतलब कि कौन से नेशन के लोग होंगे। अगर डोमेस्टिक है तो सेम नेशन के होंगे। भाई हम हमारे देश में अगर व्यापार हो रहा है तो इंडिया के ही होंगे यार, और अगर हो रहा है देश से बाहर तो दो नेशन के लोग होंगे, एक किसी और नेशन का और एक हमारा इंडिया का होगा, राइट। तो पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बिजनेस। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं सर? स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, जैसे बैंकर, आपका क्रेडिटर, आपका डेटर। तो जब भी बिजनेस डोमेस्टिक हो रहा होगा तो ये सब भी सेम नेशन के होंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल हो रहा होगा तो ये सब भी डिफरेंट नेशंस के होंगे। अब आता है हमारे पास मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब है बच्चे मूवमेंट। मूवमेंट मींस कि कितने आसानी से मूव करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो अगर सेम कंट्री के अंदर है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर, कैपिटल, ये अच्छे से मूव कर पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोन वोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा मोबाइल होती है। इंटरनेशनल में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लेबर, कैपिटल, ये थोड़ा सा कम मोबिलिटी इसमें अंदर देखने को मिलती है। करेंसी यूज्ड हमारे देश में होगा तो हमारे देश की चलेगी, डोमेस्टिक करेंसी चलेगी, रुपया चलेगा। इंटरनेशनल में भाई देखो अब इंटरनेशनल करेंसी चलेगी, है ना। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। डोमेस्टिक बिजनेस में जो पॉलिटिकल सिस्टम रिस्क होगा वो डोमेस्टिक कंट्री का होगा। इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस करना है कि उस कंट्री में क्या नियम कायदे कानून है और आपकी कंट्री में क्या कायदे कानून है। सर इंटरनेशनल ट्रेड का कोई फायदा भी होता है क्या? सबसे पहले फर्म को क्या फायदा होता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो बिजनेस फर्म है या जो व्यापारी है जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या फायदा है भाई। नंबर 1, हायर प्रॉफिट्स। अगर हो सकता है कि आपके देश में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बहुत कंपटीशन मिल रहा हो या पेइंग कैपेसिटी कम हो या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जहां से उसको लगे कि यार प्रॉफिट कम मिल रहा है, रॉ मटेरियल कम है, लेबर महंगी है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब भी आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यू कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन द डोमेस्टिक बिजनेस एज when the domestic prices are lower, business firm can earn more profit by selling their products in the countries where prices are high. जब आपके यहाँ प्राइस कम है तो ऐसी जगह माल बेचो जहाँ प्राइस ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा कमा पाओगे। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जैसे आप अपने देश में तो सामान बेच ही रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल भी अपने प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट कर सकते हो, जिससे आप मल्टीपल
शॉप्स खड़ी कर सकते हो, मल्टीपल बिजनेसेस खड़े कर सकते हो, मल्टीपल कंट्रीज में कस्टमर बना सकते हो, मल्टीपल एम्प्लॉइज रख सकते हो, तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इंप्रूव्ड बिजनेस विजन, आपका बिजनेस को देखने का नजरिया बदल जाता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। कारण क्या है कि अब आप दो कंट्रीज को देख पा रहे हो, आपके देश में कैसे बिजनेस हो रहा है और इंटरनेशनली कैसे बिजनेस हो रहा है, वहां पे लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, क्या मार्केटिंग यूज हो रहा है, सेल्स की क्या टेक्निक यूज हो रही है। तो आपका विजन जो है ना, नजरिया जो है वो बदलता है, वाइडन अप हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो यानी हमारे पास जो बिजनेस विजन है वो काफी बड़ा हो जाता है। वे आउट ऑफ इंटेंस कंपटीशन, इंटरनेशनल में आप थोड़ा सा कंपटीशन से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि देश में आपको आपके जैसा बिजनेस करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपके जैसे माइंडसेट वाले बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि आप भी वहीं बड़े हुए, वो भी वही बड़े हुए हैं। बट इंटरनेशनल लेवल पे आपको सिमिलर आपकी सोच वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, आप थोड़ा सा कंपटीशन से बच जाते हो। तो ये आपको फायदे हैं। देश को क्या फायदा होता है इंटरनेशनल बिजनेस से? फॉरेन एक्सचेंज आता है। सर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि सपोज आप यूएस में एक्सपोर्ट करते हो तो हमारे देश में बहुत सारा डॉलर आता है। अब जितना आपके पास डॉलर होगा ना, उतने आप स्ट्रांग होगे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सर स्ट्रांग होने का क्या मतलब होता है? स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है बेटा, देखो एक सिंपल सा फिनोमिना है। आज अगर मुझे $1 खरीदना है तो समवेयर अराउंड 80 रुपीज देने पड़ते हैं $1 खरीदने के लिए। इतने ज्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वैल्यू किस चीज की ज्यादा होती है? जो हमारे पास कम होता है। हमारे पास अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी है ना यार वो। और अगर हमारे पास कम है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो डॉलर हमारे पास ना बहुत कम है और इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास बहुत सारा डॉलर हो जाए तो हम उसकी इज्जत ही नहीं करेंगे यार, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे, तो वो अपने आप नीचे हो जाएगा। मैं बोलूंगा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा डॉलर है भाई, मैं इसके 80 क्यों दूं, मैं तो इसके 8 रुपए दूंगा। बताओ, मैं तो इसके 2 रुपए दूंगा, मैं तो इसके 20 रुपए दूंगा। तो कब होगा वो? जब आपके पास बहुत सारा डॉलर होगा। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास आएगा ना बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर आएगा तो आप स्ट्रांग फील करोगे। क्या लिखा है? इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। कैसे इंप्रूव होता है सर? क्योंकि आपको इंटरनेशनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, यूज करने का मौका मिलता है, सेल करने का मौका मिलता है। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे आपका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ग्रो होता है। उसके बाद मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर सपोज आपकी मशीन 1000 यूनिट्स बना सकती है बट आप बना रहे हो सिर्फ 600 या 700, तो वो क्यों? क्योंकि आपके देश में डिमांड इतनी है। बट जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो आपको एक बड़ा मार्केट मिलेगा, आप बाहर भी बेच सकते हो। तो क्या आप पूरे 1000 यूनिट बनाओगे अपनी मशीन से? क्योंकि अब आपको बाहर भी बेचने हैं। तो आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल दैट इट प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन विद अदर कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा यार, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतने लोगों को काम मिलेगा, उतने लोगों को आइडियाज मिलेंगे, वो अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। तो ग्रोथ तो देश की होती है जब भी वो इस लेवल का बिजनेस देख रहा होता है। तो गाइज ये है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ एंटरिंग द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में आप कैसे जा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द मोड्स ऑफ एंट्री टू इंटरनेशनल बिजनेस, कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो। देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, यानी किसी के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हो। आप लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो, जैसे हम इंटरनेशनल कंपनीज की फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं ना, वैसे ही हमारी कंपनीज भी आजकल फ्रेंचाइजीज बेच रही हैं बाहर। तो फ्रेंचाइजी लेना देना ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन जाता है। सिमिलरली आप जॉइंट वेंचर्स कर सकते हो मिलजुल के, जैसे मारुति सुजुकी का मारुति सुजुकी है ना। इस तरीके से आप जॉइंट वेंचर में भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो। बट हमारे सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, मतलब बाकी मोड्स भी पहले हुआ करते थे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो क्या होता है एक्सपोर्ट? आप सब जानते हो यार। एक्सपोर्ट क्या है? जब आप अपने देश से बाहर माल बेचते हो उसको आप एक्सपोर्ट बोलते हो, और जब आप बाहर के देश से माल खरीदते हो या कोई सर्विस लेते हो तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज एक्सपोर्ट? इट रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम नेशन टू फॉरेन नेशन। इंपोर्ट क्या होगा? परचेजिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू द होम कंट्री। क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के या इंटरनेशनल ट्रेड के, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले, एज कंपेयर टू द अदर मोड्स, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इज द इजीएस्ट वे। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग देखो सबसे आसान है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बाकी सब में पेपर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये आसान है। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में वही बात है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, लेस इन्वॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कम पैसे में भी हो जाता है, कम समय में भी हो जाता है, क्योंकि इट इज़ नीडेड व्हेन दे डिजायर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन होस्ट कंट्रीज। मतलब आपको मेनली अगर बाहर जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगाने हैं तब जरूरत पड़ेगी, अपने देश में लगे हुए हैं तो इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ती आपको। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, कई बार गुड्स फिजिकली मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व्स एडिशनल पैकेजिंग, पैकेजिंग का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर माल भेजना है तो डैमेज ना हो, चोरी ना हो, तो इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ा डबल होता है। एक्सपोर्टिंग इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन व्हेन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एक्सिस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते अगर वहां पे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। देखो यहाँ से एक्सपोर्ट है, वहां से तो इंपोर्ट ही है ना, अगर वहां पे अलाउड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, वहां की गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद एक्सपोर्ट फर्म्स बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री। यूजुअली एक्सपोर्ट फर्म्स अपने देश से, सपोज हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो यहीं से तो ऑपरेट करेंगे। दे प्रोड्यूस इन होम कंट्री एंड देन शिप द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। तो कई बार रूल्स रेगुलेशंस का चक्कर पड़ता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का चक्कर पड़ता है, करेंसी का चक्कर पड़ता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है गाइस हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस। अब आ रहा है हमारे पास आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, जो कि है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है कि अगर आपको माल एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो है हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में होते हैं 17 पॉइंट्स, और 17 पॉइंट्स का मैंने मेमोरी टेक्निक जो बच्चों को बताया है हमेशा से, वो है राव, पे और पिक उप्स। राव, पे और पिक उप्स। ठीक है, तो कैसे करना है, RRAOO राव, PPE पे, ORPIC और पिक OPPS उप्स। तो ऐसे आपको याद करके चलना है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको समझना है और फिर लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आर क्या है, द रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी का मतलब, इंक्वायरी क्या होता है, आपको जहां पे एक्सपोर्ट करना है ना, वहां से कस्टमर से आपके पास इंक्वायरी आती है कि हमें इस पर्टिकुलर तरीके की गुड्स की रिक्वायरमेंट है, इस स्पेसिफिकेशन के साथ, इस कलर के साथ, इस शेप के साथ, इतने रुपए में, क्या आपके पास अवेलेबल है। ये एक इंक्वायरी है। इंक्वायरी आ गई, अब अगर आपके पास है या आप प्रोड्यूस कर दोगे तो फिर आप इसका रिप्लाई भेजोगे कि हाँ ठीक है हम लोग बना देंगे, ये प्राइस लगेगा, ये इतने दिन लगेंगे, इतने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जो आप रिप्लाई भेज रहे हो ना, उसको हम कोटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, द रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। भेज दिया आपने कोटेशन लिख के कि यार इतना पैसा लगेगा, देखो इतने दिन लगेंगे, ये सब है। अब अगर सामने वाला आपकी कोटेशन से सेटिस्फाइड है, उसको लगेगा कि हाँ यार सब ठीक है, बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने प्राइस देने को तैयार हूं, इतने दिन में वेट कर लूंगा, मुझे सामान चाहिए, तो आपको ऑर्डर आ जाएगा। तो दूसरा क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, या फिर इसी को हम इंडेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी के जवाब में आप जो भेजोगे वो है कोटेशन। कोटेशन फाइनल होगी तो आपको सामने से ऑर्डर आएगा। एक बार ऑर्डर आ गया तो फिर आप सामान बनाना शुरू कर दोगे सीधा, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, असेस करते हो। असेस का मतलब चेक करना। क्या चेक करते हो आप चेक करते हो जो इंपोर्टर है, जो सामान मंगा रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी क्षमता, उसकी क्रेडिबिलिटी, कि ये पैसे भी देगा, कहीं हम बनाना शुरू कर दें और ये पैसे ही ना दे। तो आप पहले उसको असेस करते हो, उसको डिटेल में समझते हो, उसको पढ़ते हो कि ये है कौन, बातचीत करते हो, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हो, और गारंटी लेते हो उससे कि भाई पहले मुझे गारंटी दो, अपने बैंक से लिखवा के लाओ कि आप पैसा दोगे, आप नहीं दोगे तो आपका बैंक देगा। ये एक डॉक्यूमेंट लगता है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो असेस करना है उसका क्रेडिट वर्दीनेस और गारंटी सिक्योर करनी है। नंबर 4 पे, अब जब ये सिक्योर हो जाएगा, जब ये सिक्योर हो गया तो अब क्या होने वाला है, हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस की हमें जरूरत पड़ेगी।
हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सपोर्ट लाइसेंस की। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने का पूरा प्रोसीजर है कि आपको अप्लाई करना होगा पहले, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद फिर अप्लाई होगा, तब लाइसेंस आपको मिलेगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। जब एक बार लाइसेंस आ गया तो फिर अब आपको पैसे की जरूरत है। अब भाई सामान बनाना है ना, लाइसेंस तो आ गया, आप सामान बनाना शुरू करो। सामान बनाने के लिए फिर पैसा चाहिए, तो मैं अपने बैंक को अप्रोच करूंगा कि यार देखो मुझे एक्सपोर्ट करना है माल, कुछ पैसे की जरूरत है, आप प्लीज पैसा दो। सामान बन के रेडी हो जाएगा, बाहर जाएगा, पैसा आएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो बैंक से जब मैं फाइनेंस उठाता हूं तो उसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट मतलब शिप में चढ़ाने से पहले जो आपको पैसा चाहिए उसको हम प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। तो ये है हमारे शुरू के 5 पॉइंट, जिनको हमें कैसे याद करना है? RRAOO, राव। ठीक हो गया। और राव को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है राव? सबसे पहले तो एक्सपोर्टर रिसीव्स एन इंक्वायरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर, कि उसको जो जो जानकारी चाहिए, एक्सपोर्टर फिर एक कोटेशन भेजता है जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। वेट क्या होगा, साइज क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, कैसे डिलीवर होगा, पैकिंग कैसे होगी, पेमेंट टर्म्स क्या होगी, सब। जब सामने वाला एग्री होगा तो वो आपको ऑर्डर या फिर इंडेंट दे देगा कि कितना चाहिए, किस प्राइस पे वो रेडी है, डिलीवरी टर्म्स में वो किस में खुश है, वो पैकिंग मार्केटिंग क्या होगी। फिर आप असेस करोगे इंपॉर्टेंट की क्रेडिट वर्दीनेस, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस, और क्या सिक्योर करोगे? गारंटी। सर गारंटी कैसे सिक्योर होगी? मैंने आपको बताया ना कि आप उसके बैंक को बोलते हो कि भाई अपने बैंक में जा और बैंक से लिखवा के ला कि अगर मैंने पेमेंट नहीं करा तो मेरा बैंक पेमेंट करेगा। तो बैंक जिस डॉक्यूमेंट पे लिख के देता है उसको हम बोलते हैं एलओसी। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सच रिस्क द एक्सपोर्टर में डिमांड फॉर एलओसी, द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर विच इज इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक। उसका बैंक देगा। बैंक देने के बाद फिर हम लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस कैसे मिलता है? देखो सबसे पहले तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में आरबीआई से जो ऑथोराइज्ड हो। दूसरा, फिर आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लोगे जिसको आईईसी बोलते हैं, आईईसी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो आईईसी नंबर मिलता है कहां से? डीजीएफटी से। डीजीएफटी कौन होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ऑफिस है, एक पूरा एरिया है जहां से आपको ये मिलने वाला है। फिर आप रजिस्टर करोगे जो भी आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। उसके बाद फाइनली आपके रजिस्टर्ड होने के बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी में सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर हो जाएंगी और आपके सेफ गार्ड हो जाएंगे नॉन पेमेंट के। अगर पेमेंट नहीं भी मिला तो इंश्योरेंस वगैरह आपको करा के रखना है सो दैट सारी चीज़ें आपकी कवर रहे। लाइसेंस हो गया। लाइसेंस आने के बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस, पैसा लेना। आफ्टर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्टर अप्रोचेस हिज बैंकर फॉर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। यानी आपको कहां से पैसा उठाना है? अपने बैंक से। फाइनेंस क्यों चाहिए? रॉ मटेरियल के लिए, पैकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भाई पैसा तो चाहिए ना। अभी हो गया। अब एक बार पैसा आ गया, अब हमें पढ़ना है डबल पीई। डबल पीई क्या है? अब शुरू हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्शन। पैसा आ गया, अब सामान बनाना शुरू करो। तो अब क्या शुरू होने लगा है? प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब जो सामान खरीद के लाना है वो भी तो आएगा। एक्सपोर्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस proceeds to get the goods ready as per the order of the importer। एक्सपोर्टर या तो खुद ही प्रोडक्शन करता है या बाहर से बाय करता है। ठीक है, फिर क्या होगा? अब देखो जब इंडिया से माल बाहर जाता है ना, जब इंडिया से माल बाहर जाता है या किसी भी कंट्री से जाता है तो उस कंट्री का नाम जुड़ा होता है। अब अगर हम कुछ गलत सामान भेज देंगे तो पूरे कंट्री की बेइज्जती है कि यार ये देश तो बहुत बेकार है, तो नकली माल भेजते हैं। तो इसीलिए किसी भी माल का बाहर जाने से पहले इंस्पेक्शन होता है कि दिखाओ कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं या नहीं है। तो अब यहाँ पे वो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। सेवरल स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज पास्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। ये एक्ट पास करा गया है इस पर्पज के लिए। सब कुछ चेक होता है, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को सबमिट करना होता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी एक्सपोर्ट के टाइम पे। ठीक है, परफेक्ट हो गया। इसके बाद आता है एक्साइज क्लियरेंस। सर एक्साइज क्लियरेंस क्या है? देखो एक्साइज ड्यूटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगा करती थी एक टाइम पे। आजकल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, आजकल तो सब जीएसटी लगता है। तो एक्साइज क्लियरेंस की जगह जीएसटी क्लियरेंस भी हो सकता है। यानी हमारे पास मैन्युफैक्चर, अगर कोई भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो एक बार आपने वो टैक्स पे करा उसके बाद ही आप सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक्साइज क्लियरेंस चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, इसको हम सीटा बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी इज टू बी पेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। फॉर दिस पर्पस द एक्सपोर्टर अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर को बोलेगा कि भाई साहब ये मुझे माल बेचना है। एक्साइज कमिश्नर सेटिस्फाई होगा
तो आपको वो एक्साइज क्लियरेंस देगा कि ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करता है एक्साइज ड्यूटी और अमाउंट को कर देता है वापस। ठीक हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहता है, सरकार भी चाहता है कि बाहर ज्यादा से ज्यादा माल बिके ताकि डॉलर आए, तो गवर्नमेंट ने कई जगह ये टैक्सेस छोड़े हुए हैं, तो वहां पे ना पैसा वापस आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो राव हो गया RRAOO, पे हो गया PPE, अब आ रहा है और पिक। और पिक में क्या है सर? ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है? देखो, कुछ इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना, जैसे मैं माल बाहर भेज रहा हूं सपोज यूएसए में, और यूएस आपको टैक्स कंसेशन देता है। आपको क्या देता है? टैक्स कंसेशन देता है या अदर एक्सेम्पशन देता है अगर गुड्स किसी स्पेसिफिक कंट्री से आ रहे हैं। सपोज इंडिया और यूएसए का बढ़िया रिलेशन है, और यूएसए ने बोला कि हम आपको बहुत सारे कंसेशंस देंगे, बेनिफिट्स देंगे अगर इंडिया से सामान आएगा। तो वो बेनिफिट लेने के लिए जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर को बोलता है कि कृपया करके हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब कि ये जो माल है इसका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है ना, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बेसिकली प्रूफ है कि किस देश से सामान बना है। तो यहाँ पे ओ क्या है? ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ गया, अब क्या करना है? शिपिंग स्पेस बुक करनी है। शिपिंग स्पेस का मतलब जिस शिप से माल जाएगा, भाई इतना बड़ा सामान होता है, एरोप्लेन से नहीं जाता, रेलवे से नहीं जाता, रेल तो जाती नहीं है अब, तो जाएगा तो शिप से, तो शिपिंग स्पेस बुक करो। नेक्स्ट स्टेप यही होता है। The exporting firm applies to the shipping company for provision of shipping space. He has to provide the information regarding क्या माल भेज रहे हो, किस डेट पे जाना है, किस पोर्ट पे जाना है। In many cases, government exempt excise duty। नहीं, ये तो मैंने पढ़ लिया, कहाँ गया हमारे पास ये। Shipping company issues a shipping order after accepting applications for shipping। Shipping company आपको एक shipping order दे देती है आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद। Shipping order is an instruction to the captain of the ship that after custom clearance specify goods to be received on बोर्ड। ये बेसिकली कैप्टन को ऑर्डर होता है कि कस्टम क्लियरेंस के बाद, अब कस्टम क्लियरेंस क्या है? जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी जब आप माल बनाते हो तो एक्साइज, जब बाहर बेचते हो तो कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी के बाद आप उस शिप को उस माल को शिप पे बोर्ड कर सकते हो। फिर पैकिंग फॉरवर्डिंग हो जाती है। पैकिंग फॉरवर्डिंग क्या है सर? पैकिंग फॉरवर्डिंग आप जानते ही हो, गुड्स आर प्रॉपर्ली पैक्ड, पैकिंग होगी, मार्क होगा उन पे, डिटेल लिखे जाएंगे, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, नेट वेट ग्रॉस वेट क्या है इसका, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। आफ्टर द एक्सपोर्टर मेक्स अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द पोर्ट, अ रेलवे रिसिप्ट इज इशूड बाय द रेलवे अथॉरिटी। सर ये रेलवे कहां से आ गया बीच में? अरे भाई, आपकी फैक्ट्री से जो माल शिप तक जाएगा वो कैसे जाएगा? रेलवे से ही तो जाएगा। इतना सारा सामान या रोड से जाएगा तो ट्रक से जाएगा, अदरवाइज रेलवे से जाएगा। तो जब रेलवे से शिप तक जाएगा तो जिस रेल से जाएगा वो भी तो कोई ना कोई रसीद देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? रेलवे वैगन में जाता है, वो जो रिसिप्ट है वो बेसिकली हेल्प करती है, वो प्रूफ है जो रेलवे से मिली, वो प्रूफ है कि हाँ इस रिसिप्ट के बेसिस पे जो माल है वो शिप में चढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कराया जाता है। और पिक का आई है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? रास्ते में माल चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो उस सिनेरियो के लिए इंश्योरेंस करा के चलते हैं। इंश्योरेंस के बाद कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस का मतलब आप कस्टम ड्यूटीज पे करो भाई। द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम बिफोर दीज कैन बी लोडेड ऑन द शिप। मतलब कोई भी इलीगल सामान ना जाए या बिना एक्सेस के सामान ना जाए, इसीलिए कस्टम क्लियरेंस होता है। अब कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आया, एक्सपोर्ट ऑर्डर, कितना ऑर्डर है, क्या माल है, लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये वही प्री इंस्पेक्शन जो हुआ था, और मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस का मतलब जो आपने इंश्योरेंस कराया है। ये 5 चीजें आपको चाहिए। जब ये हो जाएगा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोर्ट इज अप्रोच्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कार्टेज गुड्स। अब बस सुपरिटेंडेंट जो है यानी जो बॉस है वो सामान लोड करेगा और सामान हमारा रवाना हो जाएगा। लास्ट आ रहा है ओप्स। ओप्स क्या है? ऑब्टेनिंग द मेट्स रिसिप्ट। ये जरूरी है। मेट रिसिप्ट क्या होता है? ये बेसिकली जब माल लोड हो जाता है ना, जब माल लोड हो जाता है शिप के ऊपर, तो जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो देता है कि ये लो, ये मेट रिसिप्ट है। आफ्टर द गुड्स हैव बीन लोडेड ऑन द बोर्ड, द कैप्टन इशूज मेट रिसिप्ट टू द सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अब ये मेट रिसिप्ट आप व्हाट्सएप करते हो सीधा, मतलब मेल करते हो सीधा उसको, रिसीवर को, कि भाई इस रसीद दिखा के आप कृपया माल उतार लेना शिप से। यहां से तो हमने चढ़ा दिया, ये सबूत है, ये सबूत आप वहां दिखाना और शिप से उतार लेना माल। ठीक है, दिस रिसिप्ट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कौन सा वेसल है, पैकेज कितने हैं, डेट क्या है, कंडीशन क्या है, ये सब इसके अंदर लिखा होता है।
इसके बाद लास्ट होता है पेमेंट ऑफ फ्रेड एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग। ये लैंडिंग नहीं है, लेडिंग है, LADING, बिल ऑफ लेडिंग। द क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग, इसको हम C&F एजेंट बोलते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये एजेंट हमारा सारा काम कराता है। ये क्या करता है, ये मेट रिसिप्ट को देता है शिपिंग कंपनी को फॉर कैलकुलेटिंग फ्रेट, कि भाई साहब इतना माल है, ये देखो मेट रिसिप्ट कैप्टन ने दिया है, प्लीज हमारा भाड़ा कैलकुलेट कर दो, फ्रेट कैलकुलेट कर दो, फ्रेट मतलब भाड़ा, ठीक है। फिर वहां से भाड़ा निकल के आता है कि भाई इतना किराया लगेगा, वहां से इनवॉइस बनता है, इनवॉइस मतलब बिल बनता है, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल बनता है। और बिल बनने के बाद बस बेसिकली पेमेंट सिक्योर हो जाती है। पेमेंट सिक्योर का मतलब माल भेज दिया, इंपोर्टर को बता दिया जाता है कि भाई माल उतार लेना और हमारा पैसा दे दो। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है राव, पे और पिक ओप्स। इंक्वायरी आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद इंपोर्टर को चेक करो सही है या नहीं है, लाइसेंस लो, प्री शिपमेंट फाइनेंस, पैसे का अरेंजमेंट करो, फिर राव हो गया पे। अब क्या करना है, अब आपको प्रोडक्शन शुरू कर देना है। देखो पैसा आ गया ना, प्रोडक्शन शुरू करो। फिर इंस्पेक्शन होगा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, लिख लिख के देखना इसको ऐसे ही। इंस्पेक्शन होने के बाद फिर एक्साइज क्लियरेंस, जो सामान बनता है मैन्युफैक्चर होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन चाहिए, कई बार कंसेशंस मिल जाते हैं, कंसेशन लेने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, रिजर्वेशन करानी पड़ेगी, फिर शिपिंग स्पेस की, पैकिंग फॉरवर्डिंग पे ध्यान दो, इंश्योरेंस कराओ। अब कस्टम क्लियर करो। कस्टम क्लियर में 5 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो चाहिए। मेट रिसिप्ट लो कैप्टन से, फ्रेट इंश्योरेंस का पेमेंट करो, इनवॉइस बनाओ और पेमेंट सिक्योर करो। तो ये पूरा गाइस होता है हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। बहुत ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेडिंग्स बहुत अच्छे से कर लेना। मेमोरी टेक्निक है राव, पे और पिक ओप्स। ऐसा ही एक इंपोर्ट प्रोसीजर है जो हम करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसको याद कर लो आज ही, तभी मजा आएगा, नहीं तो इतना मजा नहीं आएगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा बोरिंग सा है, प्रोसीजरल है ना, बट करना तो है ही। तो लिख लिख के राव, पे और पिक ओप्स लिख लिख के याद करो और पूरा प्रोसीजर तैयार कर लो। नेक्स्ट क्लास में आपको इंपोर्ट प्रोसीजर कराता हूं और चैप्टर को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।